हेलो मित्रों, नमस्कार। जैसा कि हम मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो कि 2019 में एग्ज़ाम हुए थे, बाल विकास के पुराने प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं, जिससे कि आने वाली आगे की परीक्षा में हमको बाल विकास के किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उनका पता चल सके। तो हम इसके 2 पार्ट ला चुके थे, जो कि पहला पार्ट में 10 क्वेश्चन किए थे और दूसरे पार्ट में 10 क्वेश्चन किए थे। तो आइए तीसरे पार्ट में हम 21 क्वेश्चन से देखते हैं, सीरीज को शुरू करते हैं। आइए साथियों, पहला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा निम्न का उपयोग करता है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यूज, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा किसका उपयोग करता है? विविध प्रदर्शन, वर्ष अंत मूल्यांकन, या रैखिक प्रदर्शन, या अनुशासनात्मक पल। तो बाल केंद्रित शिक्षा इसका उपयोग करता है कि डाइवर्जेंट एक्सपोज्योर, यानी विविध प्रदर्शन, यानी कि बालक विविध प्रदर्शन कर सके। डाइवर्जेंट माना होता है अपसारी, यानी कि वो अपसारी सोच रख सके, यानी केंद्र से बाहर की तरफ होता है अपसारी चिंतन, और एक होता है अभिकेंद्रित, यानी जो बाहर से केंद्र की तरफ होता है, जो कि एक ही सोच को प्रदर्शित करता है। और अपसारी चिंतन बहुत सी सोच को प्रदर्शित करता है, उसे कहते हैं अपसारी चिंतन, या उसे इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्जेंट। तो बाल केंद्रित शिक्षा इसी का उपयोग करता है कि बच्चा विभिन्न तरीके से चिंतन कर सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाइवर्जेंट एक्सपोज्योर, यानी विविध प्रदर्शन। आइए 23 क्वेश्चन पर चलते हैं, 22 क्वेश्चन पर चलते हैं, सॉरी। OCD का अर्थ क्या है? OCD का अर्थ है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, है एक प्रकार का मनोग्रस्तता रोग है। इसमें क्या है, अतार्किक विचार आते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग किसी चीज़ को बार बार किसी चीज़ को चेक करते हैं, जैसे कि कोई चीज़ रख ली और उसको बार बार चेक कर रहे हैं कि वो है कि नहीं, है कि नहीं। तो इस प्रकार का जो अतार्किक विचार अपने माइंड में या मस्तिष्क में आता है, उसे ही OCD कहा जाता है, यानी जो एक प्रकार का मनोग्रस्तता डिसऑर्डर है, जिसमें मनोग्रस्तता हो जाती है कि हम किसी चीज़ को बार बार दोहराते हैं, तो उसे कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो इसकी फुल फॉर्म पूछिए OCD का अर्थ क्या है, तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो उसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला। आइए 23 क्वेश्चन पर चलते हैं। 23 क्वेश्चन है, समान लिंग मित्रता खालिस्तान के दौरान प्रबलित होती है। तो एक तो होती है समान लिंग मित्रता, यानी जो समान लिंगों में जो मित्रता होती है वो कौन सी अवस्था में होती है? शैशव अवस्था होती है, उसमें विपरीत लिंगी आकर्षण होता है। इसके बाद बाल अवस्था में समान लिंग मित्रता होती है, और किशोर अवस्था में विपरीत लिंगी आकर्षण होता है। लेकिन आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि समान लिंग मित्रता खालिस्तान के दौरान प्रबलित होती है। इसके ऑप्शन पर ध्यान देना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है प्रारंभिक किशोर अवस्था, दूसरा प्रारंभिक बचपन, तीसरा मध्य किशोर अवस्था, चौथा मध्य बचपन। तो उसमें क्या है कि प्रारंभिक किशोर अवस्था को माना जाएगा। यदि इसमें बाल अवस्था होता तो उसको हम सही मानते। तो समान लिंग मित्रता प्रारंभिक किशोर अवस्था इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए 24 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी भी परिस्थिति में समायोजित होने वाले बच्चों के लचीलेपन को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। दृढ़ता तो नहीं, यानी लचीलेपन, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन टू एडजस्ट टू एनी सरकमस्टेंस इज नो अस, यानी किसी भी परिस्थिति में समायोजित होने वाले बच्चों के लचीलेपन को किस रूप में जाना जाता है? दृढ़ता के रूप में, या वांछनीयता के रूप में, या अक्षमता के रूप में, या ढलनशीलता के रूप में। तो अक्षमता तो होती नहीं है, क्योंकि अक्षमता तो होता है डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, उसमें कहते हैं उसे अक्षमता। वांछनीयता हो नहीं सकती, दृढ़ता हो नहीं सकती। तो ढलनशीलता, किसी भी परिस्थिति में समायोजित होने वाले बच्चों के लचीलेपन को ढलनशीलता के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आइए चलते हैं 25 क्वेश्चन पर। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने में कौन सा IQ स्कोर प्रवृत्त होता है? 170 या अधिक, 130 या अधिक, 70 या अधिक, 120 या अधिक।
जैसा कि क्रो एंड क्रो एवं जो टर्मन की बुद्धि के IQ के बारे में जो सारणी दी गई है उसमें 90 से 110 एवरेज बालक होते हैं, 110 से 120 श्रेष्ठ बालक बताए गए हैं और 120 प्लस या 130 प्लस बालक 130 या अधिक बालक को उस श्रेणी के अनुसार हम प्रतिभाशाली बच्चों का IQ बताया गया है। तो 130 या अधिक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 130 या अधिक। क्रो एंड क्रो ने भी कहा एवं टर्मन की जो IQ के संबंध में जो सारणी दी गई है उसमें भी हम इसको देख सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा दूसरा। आइए 26 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग की प्रक्रिया के माध्यम से किस प्रकार की प्रतिक्रिया सीखी जाती है? सुविधाजनक प्रतिक्रिया, प्रबलित प्रतिक्रिया, वातानुकूलित प्रतिक्रिया यानी कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा वातानुकूलित प्रक्रिया या प्रतिक्रिया, क्योंकि हमने जैसा पढ़ा था शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी? स्किनर ने दी थी। उसमें उन्होंने बताया था कि स्किनर ने दी थी, पावलोव ने दी थी, जो कि कुत्ते और घंटी का प्रयोग उन्होंने दर्शाया था। UCS प्लस CS बराबर UCS प्लस CS को उपस्थित करेंगे तो उनको क्या प्राप्त होगा? CS। जब UCR प्लस CR को करेंगे तो इससे CR भोजन और घंटी को जब एक साथ भोजन और घंटी बजाएंगे तो लार का किससे अनुबंध हो जाएगा? भोजन से। तो भोजन को देखकर लार आएगी। फिर दूसरी बार उन्होंने भोजन प्लस घंटी को बजाया तब भी किसको देखकर कुत्ते के मुँह में लार आई? भोजन को। फिर उसने क्या किया? केवल घंटी बजाई यानी CS प्रस्तुत किया तो क्या आया? केवल CR। तो इस प्रकार का सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है जो कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जो कि इवान वी पावलोव ने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा वातानुकूलित प्रतिक्रिया, यानी वातावरण से उसको कनेक्ट कर देते हैं, उसमें किसी भी उद्दीपक को उसकी अनुक्रिया करने के लिए उसे वातानुकूलित प्रतिक्रिया से कनेक्ट कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वातानुकूलित प्रक्रिया। आइए 27 क्वेश्चन देते। किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम तरीका है? तुलनात्मक विधि, विकासात्मक विधि, सांख्यिकी विधि या मनोविश्लेषणात्मक विधि। तो किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम तरीका विकासात्मक विधि के द्वारा किया जाता है। ये 28 क्वेश्चन। आवश्यकताओं का पदानुक्रम प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है जिसे इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी अब्राहम मैस्लो के द्वारा दी गई है। इन्होंने 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई हैं। शारीरिक अवस्था, सुरक्षा की अवस्था, स्नेह एवं प्रबंधन की अवस्था और आत्मसम्मान की अवस्था, और सबसे महत्वपूर्ण बताई है इन्होंने और 5वीं बताई उन्होंने आत्मसिद्धि की अवस्था। तो जो आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत या हायरार्की नीड थ्योरी अब्राहम मैस्लो ने दी थी। मैस्लो ने अपनी पुस्तक मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी में इसका उल्लेख किया था। मैस्लो ने आत्मसिद्धि को सर्वोत्तम अवस्था बताया था। तो आपको अच्छे से याद कर लेना कि कौन कौन सी अवस्थाएं दी थी अब्राहम मैस्लो ने। देखो, पहली दी थी शारीरिक अवस्था, दूसरी थी सुरक्षा की अवस्था, तीसरी थी स्नेह एवं संबंधन की अवस्था, चौथी थी आत्मसम्मान की अवस्था, 5वीं थी आत्मसिद्धि की अवस्था, जो कि सर्वोच्च आवश्यकता मानी गई है। आइए 29 क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य विधि हमें जानकारी को मान्य करने में मदद करती है? तो किसी भी चीज़ को मान्य या अमान्य हम मूल्यांकन के आधार पर करते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पारस्परिक सहयोग इसमें सबसे अधिक पाया जाता है? समूह, टीम, समाज या कक्षागृह। तो आप इसका तो आंसर दे सकते हैं कि टीम में निम्नलिखित में से पारस्परिक सहयोग किसमें अधिक पाया जाता है? टीम में सबसे अधिक सहयोग पाया जाता है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुँचाएँ एवं 14 मार्च को होने वाले आंदोलन में विशेष रूप से भाग लें।
हम भी जाएंगे, आप भी चलिए, क्योंकि ये हमारी हक की लड़ाई है। यदि इसको हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। सभी साथियों से अनुरोध है कि 14 मार्च को भोपाल चलना है। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।